कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 3 पे काम करेंगे और इसमें दोस्तों हमारा पिछले टेस्ट सीरीज की या प्रैक्टिस सीरीज के अकॉर्डिंग प्रवक्ता स्क्रीनिंग के ऊपर हमारा पूरा ये सिलेबस रहने वाला है और पूरा ये प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा। जब भी मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लाऊँ या कोई भी टॉपिक पे मैं अगर वीडियो बनाता हूँ आपको जब मैं अपलोड करूँ तो ताकि आपके पास उसका लिंक स्वयं पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस सेशन को। और इसमें दोस्तों हमारा मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग क्वेश्चन। मैथ्स के लगभग 10 क्वेश्चंस रहेंगे और रीजनिंग के इसमें 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय लगाते हैं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं मैथ्स का, यहाँ पे आया हुआ है। तो दोस्तों पहले फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो मैथ्स से रहेंगे, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एज से आया हुआ है, आयु पर संबंधित प्रश्न है ये, तो आपके सिलेबस में बोलता है कि एक पिता तथा उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है उसका जो योग है वो है 126 और 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्रमशः 7:4 के अनुपात में थी। 7 वर्ष पश्चात पिता पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। दोस्तों जब भी आप आयु से संबंधित प्रश्नों को जब सॉल्व करेंगे तो एक बात आपने ध्यान रखनी है, पहले बोले या बाद बोले हमेशा उसको आपने वर्तमान से कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? प्रेजेंट टाइम से कंपेयर करना है। जो बच्चे हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ बोला गया है कि पूर्व मतलब एगो, 8 ईयर एगो, एंड यहाँ पे पश्चात बोला तो 7 ईयर हेंस, ठीक है। तो आप समझ जाएंगे इसको। तो मैंने क्या कहा, जब भी आप दोस्तों आयु पर संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा तो आपने हमेशा कोई भी एज होगी उसे प्रेजेंट से कंपेयर करना। जैसे बोला है कि 7 साल बाद पश्चात मतलब 7 ईयर हेंस मतलब वर्तमान प्रेजेंट टाइम से। प्रेजेंट जो ईयर है ये प्रेजेंट है, ये हमने यहाँ पे प्रेजेंट बना दिया है ना, प्रेजेंट के 7 साल बाद। तो यहाँ पर ये 7 ईयर आपने ऐसा बनाना प्रेजेंट से, ठीक है। अब इससे पहले बोला कि 8 ईयर एगो, 8 साल पहले, तो 8 साल पहले का वर्तमान से ही आपने काउंट करना है ना। किसी न किसी को रेफरेंस मानना पड़ेगा तब तो आप एज बताओगे, है ना। जैसे किसी की एज मानो 20 ईयर है तो कैसे पता लगा उसको कि आज भाई इसकी एज 20 ईयर है? कुछ ना कुछ तो बेस रहा होगा ना। तो आज क्या है आज को आपने क्या माना? प्रेजेंट टाइम को मान के चलना है। तो 8 ईयर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट टाइम। अब जो कहा गया है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो 8 ईयर एगो है और 7 ईयर हेंस है, बाद है, पश्चात है, 8 साल पहले। देखो बोला गया है कि जो वर्तमान आयु है उनकी जो भी प्रेजेंट एज है उनका जो योगफल है फादर एंड सन का जो टोटल एज है वो है दोस्तों 126 है, ठीक है। और 8 साल पहले यहाँ पर 8 साल पहले यहाँ पर क्या है, जो फादर और सन की जो एज है उसका जो रेशियो है वो है 7:4 है। हमें बताना है कि 7 साल बाद यहाँ पर फादर एंड सन की एज का जो रेशियो है वो कितना होगा, ठीक है। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। देखो दोस्तों यहाँ से अगर हम इधर जाते हैं 8 साल पहले जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पिता और पुत्री का जो भी है ना, मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। देखो दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको शॉर्टकट कैसे करना वो तब देखते हैं हम लोग। है तो ये शॉर्ट फॉर्म, लेकिन आपको समझाना है तो आपको थोड़ा अच्छे से बताना पड़ेगा। देखो फादर क्या है मान लेते फादर की एज मान लेते हैं 20 एज है, फादर है, एग्जाम्पल है नहीं एज है ना। और सन की एज मान लेते हैं हम 20 ईयर है, यहाँ पर वर्तमान टाइम पे, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में। जब हम 8 साल पहले की बात करेंगे तो 8 साल पहले क्या फादर की एज 28 रहेगी? नहीं, 8 साल कम होगी ना वो। तो यहाँ पे फादर की क्या रहेगी? 20। और सन की एज भी अगर हम देखें यहाँ पे तो इससे भी तो 8 साल घटेगा, तो ये कितना रहेगा? 12 वर्ष का रहेगा। 20 में से 8 घटा देंगे तो 12 वर्ष का ये रहेगा। और यहाँ पर इनका जो एज का जो समेशन है, जो योग है वो क्या है? 32 है। और यहाँ पर उनका योग क्या था? ये दोनों का जोड़ 48 ईयर था। समझ में आई बात यहाँ पर, ठीक है। जो एज का जो सम यहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में है वो 8 साल पहले कुछ और होगा, मतलब उनकी जो एज होगी ना 8 साल कम होगी यहाँ पे प्रेजेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। वर्तमान आयु के कंपैरिजन में 8 साल पहले उनकी जो एज होगी दोस्तों वो 8 साल कम होगी। मतलब एक व्यक्ति की 8 साल इसकी कम होगी तो 8 साल इसकी कम होगी, तो टोटल मिला के 8 ये हुआ और 8 साल इसकी एज से कम होगा। टोटल कितनी एज कम हो जाएगी?
16 साल कम हो जाएगी। कितना साल कम हो जाएगा? 16 साल। तो मतलब टोटल योग में से जो टोटल सम यहाँ पर है वो यहाँ पर कितना होगा? 16 साल कम होगा प्यारे भाइयों। कितना हो जाएगा? 16 साल कम हो जाएगा। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो 16 साल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी इनकी एज। तो यहाँ पर इनका जो फादर और जो सन है, इनका जो एज है, जो योगफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 126 में से आपको 16 घटाना पड़ेगा। 16 क्यों घटाया? क्योंकि 8 साल फादर के एज से घटेंगे और 8 साल उसके एज से घटेंगे, तो कुल कितने घटेगा? 16 साल। तो यहाँ पर जो फादर प्लस सन का जो योग आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 ईयर, इतना योग हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर इनका जो एज का जो रेशियो है वो 7:4 है। दैट मीन्स 7 + 4 मतलब 11 रेशियो की जो वैल्यू है, जो टोटल सम है, ये मान लेते 7 साल है, ये 4 साल है, इसका योग कितना हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा 110 के बराबर। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितने आ गई प्यारे भाइयों? कितने आ गई? 10 आ गई, है ना। अब हमें बताना क्या है? हमें बताना 7 साल बाद। तो पहले यहाँ पे हमें इनकी एज पता होनी चाहिए। तो फादर की एज 7 रेशियो के बराबर है। एक रेशियो का मान कितना है भाई? एक रेशियो का मान कितना है? 10 है। तो 7 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 70 ईयर हो जाएगा यहाँ पे। सन की एज हमें निकालनी है, तो सन का रेशियो कितना है? 4 रेशियो के बराबर उसकी एज है। एक रेशियो का मान कितना है? 10 है। तो 4 रेशियो का 40 ईयर हो जाएगा यहाँ पर। 40 ईयर्स का हो जाएगा। लेकिन हमें बताना है भाई यहाँ पर 7 साल बाद। अब यहाँ पर पिता की आयु 70 ईयर है एंड सन की आयु कितनी है? 40 ईयर है। तो यहाँ से यहाँ जाने में पहले यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा इसको। यहाँ पे प्रेजेंट में आ गया। अब प्रेजेंट से 7 साल फ्यूचर में जाना पड़ेगा, बाद में जाना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक फादर की एज में भी और सन के एज में भी 8 और 7 15 साल की साल जुड़ेंगे। मतलब यहाँ पर फादर 70 + 15 हो जाएगा और जो सन होगा प्यारे भाइयों 40 साल है और फिर 15 साल, क्योंकि 15 ईयर आगे आ रहे हैं ना, हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं इसलिए। तो ये हो जाएगा 85 ईयर यहाँ पे फादर हो जाएगा और सन का हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 55। अब हमें बताना रेशियो क्या है, तो 85:55। अब इसे काट सकते हैं हम लोग, 5 से काटेंगे, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 17 टाइम्स और ये हो जाएगा 11 टाइम्स। मीन्स 17 रेशियो हाउ मच? 11। इनकी फादर और सन की जो रेशियो हो जाएगा 17 रेशियो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ लिखना पड़ा, लेकिन इतना लिखने की हमें आवश्यकता नहीं थी। ठीक है। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हल करें प्यारे दोस्तों, तो ये सब हमें लिखने की आवश्यकता नहीं हो। एग्ज़ाम हॉल में आपको कैसे इसको डील करना होता है, देखो इसको बता देता हूँ थोड़ा सा ना। देखो कुछ चीज़ें आपको माइंड में भी सॉल्व करनी होती है। हमें पता है कि 8 साल पहले का जो इनका जो ये जो एज है वो कितने हैं? 7:4 में है। मतलब टोटल कितना है? 11 रेशियो। सो टोटल कितना है? 11 रेशियो है। अब ये यहाँ पर मतलब 8 साल पहले फादर और सन का जो रेशियो का जो योग है वो कितना है? इतना 11 है। अब देखो 126 यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे दिया, तो 8 साल पहले जाएंगे तो 16 साल घट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना? 110 आ जाएगा। तो हमें पता है ये मौके तक करना पड़ता है भाइयों, तो ये हो जाएगा 10 ईयर हो जाएगा। अब हमें बताना है कि 7 साल बाद उनके फादर और सन की जो आयु है उनका रेशियो क्या है। तो यहाँ से 8 साल 15 साल ये जुड़ जाएंगे। यहाँ पे आना हमने, यहाँ पे आना है। तो यहाँ पे देखो 7 एक रेशियो का मान कितना है भाई? एक रेशियो का मान कितना है? यहाँ पे लिखते जाना है। फादर की एज देखो 70 प्लस देखो एक रेशियो का मान 10 है, तो 7 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 70। और यहाँ पे बताना है तो 8 और 7 15 यहाँ जुड़ जाएगा। तो सीधा सीधा अब ये लिखना नहीं है, आपने सीधे 70 + 50 85 लिख देना यहाँ पे ऐसे। और सन का भी ऐसे हो जाएगा। एक रेशियो का मान कितना? 10 है, तो 4 रेशियो का मान क्या? 40। तो 40 एज इसकी यहाँ 15 साल पहले थी, तो अभी 15 साल बाद अगर हम आ रहे हैं तो 40 + 15 दैट इज इक्वल टू 55। और रेशियो आ जाएगा 17 से काटेंगे तो 17 और ये 11, 17 रेशियो 11। ऐसे आपने हॉल में करना है। तब भी ये मैंने थोड़ा ज़्यादा लिख दिया, इतना लिखना नहीं होता है पेपर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। नाव और धारा से आया हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है। यह बोला है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की दूरी धारा की अनुकूल मतलब धारा की दिशा में 48 मिनट में तय करता है और वापस आने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लेता है। स्थिर जल में उसकी चाल क्या है?
तो सबसे पहले देखो इसकी चाल है क्या, पहले देखो x प्लस वाई होती है एक चाल जब हम धारक के अनुकूल चलते हैं, और x माइनस होती है दोस्तों जब हम धारक के कैसे चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस कितनी है 12 किलोमीटर है, और जो आपका जो समय लग रहा है इस चाल को पूरा करने में वो कितना लग रहा है 48 मिनट। अब इसको घंटे में बदलो, क्योंकि किलोमीटर है तो प्रति घंटे में आना है। देखो भाई 60 मिनट का मतलब क्या होता है 1 आवर होता है। ठीक है, 1 आवर होता है, तो 1 मिनट का मतलब कितना है 1/60। तो हमें इसमें 60 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे टाइम क्या है, टाइम क्या हो जाएगा 48 डिवाइड बाई 60 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो चाल आ जाएगी x प्लस जो y आएगी मेरे प्यारे भाइयों, x प्लस वाई धारक के दिशा में या अनुकूल चाल x प्लस वाई जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी। देखो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है दोस्तों, समय होता है। तो चाल हमें चाल क्या होती है धारक के दिशा में, चाल क्या होती है एक्स प्लस वाई होती है, जहाँ एक्स जो है शांत जल में नाभिक की चाल होती है, ये व्यक्ति की चाल होती है, और वाई हमारे धारक की गति होती है। ठीक है तो हमें निकालना है क्या धारक अनुकूल चाल क्या है, तो दूरी कितनी 12 किलोमीटर है और समय कितना 48। तो 48 यहाँ रहेगा तो ये उल्टा हो जाएगा, तो 60 डिवाइड बाई 48 हो जाएगा ये, तो 12 चक्कू 48 हो जाएगा और 15 चक्कू 7, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो जाएगी एक्स प्लस वाई। अब धारक के विपरीत दिशा में देखो चाल क्या हो रही है, देखो 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट क्या मतलब है दोस्तों 60 मिनट ये हो गया और 20 हो तो 80 मिनट्स, तो 80 मिनट को घंटे बताऊँ तो किसका डिवाइड करना पड़ेगा 6 का, ये 60 का तो काट देंगे तो 8/6। तो x माइनस वाई जो धारक के विपरीत में अपोजिट डायरेक्शन में जो ये जो स्पीड है हो जाएगी 12 अब देखो 8 बटा कितना होगा 6 हो जाएगा, तो मतलब ये गुना हो जाएगा 6/8 ऐसा हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, इससे इसको काटेंगे 2 तियाँ 6 और 3 तियाँ 9 हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा पहले चाल। अब यहाँ पे बोला है स्थिर जल में नाविक की चाल क्या है, तो स्थिर जल में नाविक की चाल क्या है या फिर व्यक्ति की चाल क्या होती है, वो होती है दोस्तों x बराबर हो जाएगा इन दोनों धारक की दिशा में चाल प्लस धारक के विपरीत दिशा में चाल बटा 2, इसका हाफ होता है ये। इसको हम अगर करेंगे तो 15 और 9 24/2 बराबर 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी दोस्तों, उस व्यक्ति की स्थिर जल में जब जल शांत है उस स्थिर जल में क्या हो जाएगी उसकी स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए, आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये आया प्रॉफिट एंड लॉस से आया हुआ है कहता है क्या, ये दुकानदार माल खरीदने में 5% तथा माल बेचने में 20% की बेईमानी करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखो परसेंटेज प्रॉफिट जब भी आपका इस प्रकार का दिया गया हो तो इसको आपने क्या कैसे निकालना है दोस्तों, तो इसको आपने करना है 5, एक बार इनको जोड़ देना है, एक मिनट इसको जोड़ देना है, इनको जोड़ा और फिर इनको 5 × 20 करना है और डिवाइड बाय 100 करना। मतलब जो इसका परसेंटेज चेंज या कुछ भी है इसको कैसे करना है, इसको x मान लीजिए इसको y मान लीजिए। तो इसका ट्रिक क्या होता है, जो भी आपको निकालना प्रॉफिट या परसेंटेज चेंज जो भी होगा वो हो जाएगा x प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100 से वो निकल जाती है, इस फॉर्मूला इस ट्रिक से निकलता है। इसको हम जोड़ेंगे तो ये 25 हो जाएगा, तो 20 में 100 मतलब 1 हो जाएगा, तो +1 दिस इज इक्वल टू 26। ये आपका 26 जो आपका दोस्तों प्रॉफिट हो जाएगा उसको। ठीक है, खरीदने में 5% का कमा रहा है और इसका क्या कहते हैं 20% किस में निकाल रहा हो जब बेच रहा है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं 5 ही हो गया, 5 ही हो तो 25% हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना, तो यहाँ परसेंटेज चेंज में क्या हो जाता है इस ट्रिक से इसको सॉल्व करते हैं। 26 आपका सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा 26%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, आया हुआ औसत एवरेज से आया हुआ है। बोलता है कि 7 व्यक्तियों का औसत आयु 22 वर्ष है। यदि एक व्यक्ति उनके साथ मिल जाता है तो उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो व्यक्ति की आयु क्या है। तो एज ऑफ मैन जो हो जाएगा दोस्तों,
जो मैन वहाँ एंटर कर रहा है, इसको निकालने का ट्रिक क्या होता है दोस्तों, जो आपके पास प्रीवियस टाइम पे जो ओल्ड एज है वो प्लस जो एवरेज एज में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है 1 मल्टीप्लाइड बाई टोटल मैन। पहले 7 है दोस्तों, अब एक और आ गया तो उसका मल्टीप्लाई कर देना और जो आएगा उसका आंसर हो जाएगा। देखो 22 प्लस 8 एकम 8, 22 और 8 30 ईयर। देखो कितना जल्दी वो आंसर आ गया आपका ट्रिक से। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या 30 ईयर। ठीक है, तो उस व्यक्ति की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी 30 साल हो जाएगी। और हमेशा आपको जब भी इस तरह का प्रश्न होगा तो हमेशा ऐसे निकालना, ओल्ड एज हो जाएगी, ओल्ड एज ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, ओल्ड एज प्लस चेंज, चेंज कितना हो रहा है, इंक्रीमेंट कम अधिक हो रहा है या कम हो रहा है, कितना हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई टोटल मैन, टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, पहले 7 थी अब कितनी हो गई 8 हो गई। तो मैंने क्या रखा यहाँ पे 22 रखा, ओल्ड एज कितनी थी, वो एवरेज जो एज थी पहले 22 थी, चेंज किया 1 वर्ष का, अब मान यहाँ पे 2 वर्ष का चेंज हो रहा होता दोस्तों, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई हो जाती, अगर 3 वर्ष बढ़ रहा होता तो यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई हो जाती। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे देखो टोटल एज कितनी, टोटल लोग कितने हो गए, पहले 7 थे, एक और आ गया भाई पिक्चर में, तो ये हो जाएगा 8, 8 एकम 8 और 12 और 8 और 22 30 साल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रश्नों को सॉल्व करना। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, देखो देखो दोस्तों, ट्रेन से आया हुआ, रेलगाड़ी चाल दूरी समय से। यहाँ पे बोलता है कि एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 264 मीटर है उसे 20 सेकंड में पार कर जाती है, और उसी प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति खड़ा है उसको 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या है। देखो दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन, देखो ये आपका मान लेती है कि आपका रेलवे ट्रैक है, मतलब प्लेटफॉर्म है ये, मतलब प्लेटफॉर्म है ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पर ये ट्रैक बना हुआ है, इसके लिए ये मान लीजिए ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है। अब यहाँ से ट्रेन आएगी, ऐसे यहाँ पर क्या आएगी, ये ट्रेन आएगी। ठीक है, और इसी ट्रैक पर एक व्यक्ति भी खड़ा है, इसी ट्रैक पर क्या है, एक व्यक्ति भी खड़ा है। ठीक है, इसी ट्रैक पर क्या एक व्यक्ति भी खड़ा है। ठीक है, जिसको ट्रेन ने कवर करना है। देखो अब यहाँ से ट्रेन चली, तो जब ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी चलते चलते, ये ऐसे पहुँच जाएगी, तो अब जाके क्या होगा, ट्रेन जो है इस ये जो ब्रिज है, ये प्लेटफॉर्म जो है, ये प्लेटफॉर्म है, इसको कवर कर देगी। तो कहने का मतलब कि यहाँ से लेकर, मतलब इस प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए, मतलब इस प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन को देखो कितनी दूरी तय करनी पड़ी, एक तो प्लेटफॉर्म की पूरी दूरी तय करनी पड़ी, और एक स्वयं की इतनी दूरी मानो, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी दूरी इसको तय करनी पड़ी। मतलब जो ट्रेन की लंबाई L है और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, तो इनका योगफल के बराबर क्या करना पड़ा, इसको दूरी तय करना पड़ता है। जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो कितनी दूरी तय करती है, स्वयं की लंबाई प्लस उस रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, इस प्लेटफॉर्म की अगर हम अलग अलग, देखो भाई जो ये ट्रेन है ना S स्पीड से आ रही सपोज, तो जिस स्पीड से वो प्लेटफॉर्म को पार करेगी उसी स्पीड से जितने भी व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेंगे या होंगे, या खंबा कुछ भी सामान हो, कोई भी चीज़ होगी, उसको भी उसी स्पीड से चेंज करेगा। टाइम अलग अलग हो सकता है, टाइम क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है कि भाई प्लेटफॉर्म थोड़ा लंबा है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, और जो व्यक्ति थोड़ा छोटा है, मतलब कम डिस्टेंस रखता है, तो थोड़ा जल्दी होगा। टाइम अलग अलग हो सकता है, लेकिन जिस स्पीड से प्लेटफॉर्म पार होगा उसी स्पीड से व्यक्ति भी कवर होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे बताया गया क्या, देखो मैं समझा रहा हूँ आपको पहले डिटेल से कि होना क्या है, हो क्या रहा है इसमें ना। अब देखो 264 जो मीटर है इसकी लंबाई है रेलवे प्लेटफॉर्म की, और इस रेलवे प्लेटफॉर्म को कर रहा है पार कितने सेकंड में, 20 सेकंड में, और इस व्यक्ति को पार कर रहा है दोस्तों 8 सेकंड में। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है आपको, रेलवे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है कितने सेकंड में। अब जो इस रेलवे प्लेटफॉर्म यहाँ से पूरा प्लेटफॉर्म को कितने उसमें कवर किया, जिसमें ये आदमी भी था, ये आदमी भी इसी टाइम पे था, मतलब इसी प्लेटफॉर्म पे था जब ये कवर हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कवर हुआ 20 सेकंड में कवर हुआ। अब हमने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसमें वो आदमी भी था वो 20 सेकंड में पार हो गए, दोनों लोग, आदमी भी प्लेटफॉर्म भी। लेकिन अगर हमने दूसरा हिसाब लगाया तो पता चला कि भाई जब हमने व्यक्ति को कवर होते हुए देखा जैसे, तो उस पर टाइम लगा था 8 सेकेंड। इसका मतलब टोटल 20 सेकंड में से 8 सेकंड आपके जब घट जाएंगे तो प्लेटफॉर्म एक्चुअली में कितने समय में कवर हुआ वो निकल आएगा। बात समझ में आई आपकी।
तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, समझ गए होंगे आप। जो आपका जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म जो कवर हुआ वो हुआ 20 माइनस 8 बराबर 12 सेकेंड में, ठीक है। अब इसकी दूरी कितनी है, कितनी दूरी तय की थी प्लेटफॉर्म, अब इसमें ट्रेन की दूरी नहीं है, ठीक है। अब दूरी कितनी है 64, तो स्पीड क्या होगी ट्रेन की 264 डिवाइड बाय 12 दैट इज इक्वल टू 22 किलोमीटर पर आवर। इस सॉरी किलोमीटर तो नहीं है, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या हो रहा है, मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या हो गया, ये प्लेटफॉर्म कवर हो गया, पार हो गया एक्चुअल में, ठीक है, इस स्पीड से। अब हमें बताना है कि उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, सॉरी उस ट्रेन की लंबाई क्या है। देखो दोस्तों, व्यक्ति जो है इस सॉरी ट्रेन जो है इस व्यक्ति को पार कर रही है, इस व्यक्ति को पार कर रही है कितने सेकंड में, 8 सेकंड में। इसकी स्पीड कितनी है 22 मीटर प्रति सेकंड है। अब हमें देखो क्या दिया गया है, चाल भी हमें पता है और समय भी हमें पता है, तो दूर निकल आएगी। देखो जब भी कोई ट्रेन या कोई बस किसी व्यक्ति को पार करती है तो स्वयं की लंबाई के जितने क्या करती है, दूरी तय करती है। तो डिस्टेंस बराबर 22 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज इक्वल टू 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, 176 मीटर। दैट इज योर बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो इस ये उसकी क्या है, इतना मीटर क्या है दोस्तों, लंबा है ट्रेन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि आप समझ चुके होंगे ना। चलिए अब बोर नहीं करते हैं आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका ब्याज से आया हुआ है कि बोलता है किसी धनराशि का 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या है 6.25 रुपीज़ है। तो वह धनराशि क्या है। देखो जब भी इस तरह के 2 ईयर का डिफरेंस अगर बात करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपने हमेशा ध्यान रखना है जो CI माइनस SI होता है, 2 ईयर की बात कर रहे हैं हम लोग, वो होता है दोस्तों प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 टू द पावर 2। इस ट्रिक से आपने हमेशा उसको निकालना है। अब इसमें रख के देखो, और देखो भाई CI और इसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, CI SI का 6.25 दिया हुआ है। अब हमें प्रिंसिपल हमें निकालना है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय रेट हमें दिया हुआ कितना है 5 डिवाइड बाय 100 इसका स्क्वायर है भाई, ये इसका क्या है स्क्वायर है। अगर हम देखें तो ये 6.25 इक्वल टू P इंटू 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 जीरो यहाँ लग जाएंगे। अब ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होने के लिए ये 6 है भाई, है ना अगर इसको इससे काटें तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 20, सॉरी एक मिनट है, ये हो जाएगा कितना 2.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, देखो ये कटा और ये कटा, एक मिनट ये नहीं होगा, ये 0.25 होगा दोस्तों, ये 0.25 होगा, ठीक है। तो अब इससे ये कटे, ये से ये कटा, 0 कटा और 2 जीरो से आ जाएगा 25, क्या आ जाएगा इसका आंसर 2500 आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2500 रुपये है कहीं, ये देखो ए ऑप्शन है। या फिर आप अगर आप समझ को नहीं आ रहा, देखो यहाँ गुणा किया हमने 6.25 इंटू ये 10,000 है, इसको यहाँ गुणा कर दिया, डिवाइड बाई क्या किया हमने 25 किया, डिवाइड किया 25 किया, तो 1 2, तो ये कट गया पॉइंट। अब कितना बच गया, 25 से 25 काटेंगे तो 25 625 होता और 2 जीरो है, तो यहाँ इतना आ जाएगा। तो 2500 क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, मूलधन या धनराशि। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन है दोस्तों, रेशियो से आया हुआ ये क्वेश्चन कि ए और बी की जो आय है, जो इनकम है, ए एंड बी की जो आय है, इनकम है, इनकम यहाँ लिख देते हैं, इनकम का जो रेशियो 5, रेशियो कितना है दोस्तों 7 है, और जो उनका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, व्यय है, खर्चा जो है उनका जो रेशियो है वो 3:5 है। 3 रेशियो क्या है 5 है। अब क्या बोलता है, यदि प्रत्येक की बचत, प्रत्येक मतलब ए की भी बचत और बी की, ये भी वही बचा रहा होगा, ये भी वही बचा रहा है, तो कितना बचा रहा है, दोनों 1500 रुपये बचाते हैं। तो बी की आय कितनी है, तो बी की आय कितनी है, ये ए की है और ये बी की है, बी क्या है 7 रेशियो बराबर है। देखो दोस्तों, हम जानते हैं कि जो इनकम होती है, इनकम बराबर होती है दोस्तों एक्सपेंडिचर प्लस आपकी सेविंग, प्लस आपकी सेविंग क्या है, ठीक है। अगर हमें सेविंग के बारे में पता लगाना है तो इनकम में से जब आप अपना खर्चा निकाल देते हो, एक्सपेंडिचर घटा देते हो, तो हमें क्या पता लगता है, आपका सेविंग का पता लगता है। तो यहाँ पे देखो जरा,
यहाँ से देखो एक की जो इनकम 5 रुपये है मान लेते हैं, और एक खर्चा कितना 3 रुपये, तो बचत कितनी हो, 2 रुपये की बचत हो रही है। इसका 7 इनकम है और 5 क्या है इसकी खर्चा है, तो कितना सेम बचत हो रही है यहाँ पर भी, और यहाँ पे भी क्या दिया, दोनों से लोग सेम बचत कर रहे हैं। इसका मतलब 2 रेशियो की जो वैल्यू है वो दी गई आपके पास 1500 रुपये, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो 750 आ जाएगी, कितना आ जाएगी 750 रुपये। अब हमें बताना है बी की इनकम कितनी, हमें बताना क्या है बी की इनकम कितनी, तो बी की इनकम कितनी है दोस्तों 7 रेशियो के बराबर, 1 रेशियो का मान कितना है 750, तो 7 रेशियो 7 टाइम्स ऑफ 750 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, इसको मल्टीप्लाई करो भाई, ये 0 हो जाएगा, हाँ 7 पंजे 35 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगा, 7 सत्ता 49 और 3 52 हो जाएगा। तो 52 52 50 52 50 52 50 है कहीं, ये है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो बी की जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी 52 50। अगर बोला होता एक इनकम क्या 5 रेशियो के बराबर हो जाती, तो यहाँ पे आपका 5 का 5 मल्टीप्लाइड बाई 750 करते आप, तो 0 5 पंजे 25 5 सत्ता 35 और 2 2 37 हो जाता, तो 37 50 हो जाता। किसकी आयु, तो ये हो जाती ए की आयु। तो हमें ए की नहीं हमें निकालनी किसकी थी, बी की निकालनी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक टेलीविजन का अंकित मूल्य ये प्रॉफिट एंड लॉस से है दोस्तों, अंकित मूल्य कितना है 12,000 रुपये, और दुकानदार उस पर 5% छूट देता है, तो बताओ भाई कितना सेलिंग प्राइस हो विक्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हाउ मच, देखो भाई टोटल जो मार्क प्राइस हो कितना है 12,000 रुपये। अब क्या होता है दुकानदार क्या करता है इसमें 5% की छूट देता है, तो 5% की छूट देने का मतलब क्या है, जो पहले 100 था उसमें 5% छूट देने का मतलब क्या है 95 वो रुपये वहाँ उसकी कीमत ले रहा है, तो 95% मतलब बटा 100, ये काटा ये काटा ये काटा ये काटा, 2 जीरो हो गई, तो आगे हमने मल्टीप्लाई किया, तो 12 120 मल्टीप्लाइड बाई 950 नहीं 950 नहीं 90 है 95 है ना तो 1 जीरो ये है लगी 12 पंजे 60 है ना, हासिल 6 12 नम्मा 108 और ये 114 मतलब 114 डबल जीरो मतलब 11,400 ये है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य वो बोल रहा है वो कितना हो जाएगा आपके पास 11,400 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये भी स्पीड टाइम से आया हुआ है। देखो कहता है कि एक चोर के 250 मीटर भाग जाने के बाद एक सिपाही द्वारा उसका पीछा किया जाता है। ठीक है, और यदि सिपाही 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है और चोर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है या दौड़ रहा है, तो बताओ सिपाही चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा। देखो यहाँ पर मान लेते हैं, पिक्चर से अच्छा समझ में आ जाता है दोस्तों। और यहाँ पर आपका क्या है चोर है, यहाँ पे चोर खड़ा है। ठीक है, ये सड़क है, यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस, यहाँ पे ये चोर है और ये सिपाही है। ये क्या है दोस्तों सिपाही है, इनके बीच की जो अभी डिस्टेंस है 250 मीटर है। 250 मीटर की दूरी पे कौन है चोर खड़ा हुआ है, और भागना क्या है इधर भागना है, इसने इधर भागना है। जैसे ही चोर की नज़र सिपाही पे पड़ती है तो चोर भागने लगता है, किस स्पीड से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। और जैसे ही चोर भागना शुरू करता है वैसे ही पुलिस वाला 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसका पीछा करने लगता है। अब एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी दोस्तों आपने, अगर पुलिस वाला इस चोर की स्पीड से कम स्पीड से भागेगा, माना बात ये 8 किलोमीटर से भाग रहा होता और ये 9 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा होता, तो चोर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता। समझ रहे बात को। तो यहाँ देखो 9 स्पीड ये जा रहा है और ये स्पीड ये जा रहा है तो कहने का मतलब क्या चोर पकड़ा जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जो सिपाही है वो कितना 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है डिस्टेंस। तो 1 घंटे में हम देखें तो 9 में से 8 गया, कितना बचा 1 किलोमीटर की दूरी वो कवर कर रहा है। 1 किलोमीटर की दूरी क्या कर रहा है वो कवर कर रहा है, कौन सिपाही। अब कवर करना कितना उसको 250 मीटर। अब यही दूरी कितने समय में वो कवर करेगा। तो यहाँ देखो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर की जो दूरी है वो 60 मिनट में कवर हो रही है। ठीक है, तो 1 मीटर की दूरी कितने में होगी दोस्तों, ये कितना है क्या था ये 60 मिनट 60 मिनट है, यहाँ पे जगह कम यहाँ पे लिख देते हैं। तो 1 मिनट की जो दूरी हो जाएगी दोस्तों 60 डिवाइड बाई 1000। ठीक है,
अब हमें बताना है 250 मीटर की दूरी कितने समय में कवर करेगा। तो 250 मीटर की जो दूरी होगी दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं, वो हो जाएगा 250 गुना 60 डिवाइड बाई 1000, 1212, 5 11 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 2 तियाँ 6, मतलब 5 तियाँ 15 मिनट। तो 15 मिनट में चोर जो है पकड़ा जाएगा, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। तो बताओ सिपाही उसे कितने समय में पकड़ लेगा? 15 मिनट में पकड़ लेगा। ठीक है, तो आपने हमेशा इसी तरह से करना हो। जैसे मानो बात ये दिया होता 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा होता पुलिस वाला, और ये भाग रहा होता मानो बात 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो आपने इनका डिफरेंस निकालना था। तो 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है पुलिस वाला एक्स्ट्रा डिस्टेंस? 4 किलोमीटर कवर कर रहा है। कितना कर रहा है? 4 किलोमीटर। तो हमें करना है कितना है? 250। तो इसी हिसाब से आप उसको भी करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये परसेंटेज से आया हुआ है। बोलता है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि हो गई। ठीक है, कोई व्यक्ति अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करे ताकि उसके इस मद में खर्च में वृद्धि न हो। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लेते हैं पी मूल्य था हमारे किसी सामान का, चीनी का मूल्य कितना था? मान लेते हैं 20 रुपये था। था। अब क्या हुआ दोस्तों, इसमें कुछ वृद्धि हो गई। तो ये P1 था, ये P2। अब वृद्धि होने का मतलब क्या? मान लेते हैं 25 रुपये किलो हो गया चीनी। कितना रुपये किलो चीनी हो गया? 25 रुपये केजी चीनी हो गया, और ये 20 रुपये पहले था। अब 25 रुपये में बिक रहा भाई चीनी 1 किलो, 1 kg। अब कितने में बिक रहा है? 25 kg में। अब देखो दोस्तों, पहले वो 20 रुपये में ला रहा था चीनी को, तो 20 रुपये में क्या ला रहा था? 1 किलो ला रहा था। अब क्या है, बोला है कि खर्चे में कोई वृद्धि नहीं करनी है। खर्चा मतलब 20 का ही 20 रखना है, और चीनी लानी है आपने 20 रुपये में। तो रेट क्या हो रखा है? 25 रुपये। भले रेट 25 रुपये हो जाए, लाने चीनी कितनी? 20 की लानी है। तो 20 में 1 किलो चीनी तो नहीं मिलेगी। 1 की चीनी मिलेगी क्या 20 रुपये? नहीं मिलेगी। तो कुछ कम मिलेगी, 1 किलो से क्या मिलेगी? कम मिलेगी, है ना। तो यही प्रश्न क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो बोलता है कि उसे खपत में कमी करनी पड़ी। देखो मान लेते हैं 800 ग्राम आती है 20 रुपये की। अब कितनी आती है? 800 ग्राम चीनी आती है। समझ रहे बात को? क्योंकि भाई समझ रहे होंगे आप, 25 रुपये रेट हो चुका है, उसे 20 रुपये में ही चीनी खरीदनी है, तो 20 रुपये में 1 किलो तो मिलेगा नहीं। पहले जो मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा। अब मान लेते हैं 800 ग्राम मिलेगा चीनी। पहले कितना मिल रहा था? 1000 ग्राम मिल रहा था। अब बोल रहा है कि कितना परसेंटेज खपत देखो, पहले वो 1000 ग्राम खा रहा था, अब कितना खा रहा है? 800 ग्राम। अब कितना खा रहा है? 800 ग्राम। तो खपत कितनी कम हो गई? 200 ग्राम कम हो गई कि नहीं हो गई? तो बोल रहा है इस खपत जो 200 ग्राम ये है, ये बोल रहा है कि ये कितना % खपत करूं मैं, ताकि मेरे खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो जब भी इस तरह का प्रश्न होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है? तो परसेंटेज चेंज जो भी होगा आपको निकालना है। कैसे है? एक तो फॉर्मूला आपकी बुक में होता है R डिवाइड बाई, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, R डिवाइड बाई 100। देखो भाई जब यहाँ कम लिखा होगा तो यहाँ नीचे जोड़ देना है R को। अगर मान लो यहाँ अधिक लिखा होता तो यहाँ कम लिखा होता, तब क्या होता सर? R बाई 100 माइनस R होता इंटू 100 होता। तो इसमें आपने उसकी वैल्यू पुटअप कर देनी है। तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 20 डिवाइड बाई 100 में कितना जोड़ा? 20 जोड़ा। तो 100 प्लस 20 दैट इज इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाइड बाई 100 1 इससे इसको काटा कितनी बार? 2 छक्का 12, 2 से काटा 3, 2 से काटा 50। अब 50 को हमने डिवाइड किया मेरे भाइयों कितने? 3 से, तो 16.66 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अरे भाग दो ना भाई, 16.66 आ जाएगा क्या आपका आंसर? तो इतना % क्या करना पड़ेगा? उसको खपत में कमी करना पड़ेगा, ताकि उसके खर्चे में कोई वृद्धि या कोई चेंज ना हो। ठीक है, देखो इसको ऐसे भी किया जा सकता है और ऐसे भी किया जा सकता है। यहाँ देखो हमें क्या करना है? चेंज लाना है, चेंज आना है इसमें। तो कितना दिया हुआ हमारे पास? 20% दिया गया है। तो 20% का मतलब क्या है दोस्तों? 1/5। 20% का मतलब क्या है? 1/5। मतलब इसको 100 रखो ना नीचे, ये परसेंट का बदल दिया, ये काटेंगे तो 5 बार काटेंगे, 1/5। तो देखो दोस्तों हमें क्या करना है? कम करना है। हमें क्या करना है? इस जो भिन्न आ रखी है, जब यहाँ पे कम लिखा होगा तो इस भिन्न का मान कम करना है। तो भिन्न का मान कम कैसे होगा? जब इसका हर अधिक होगा। तो हर कितना अधिक करना है? जितना इसका अंश होगा। तो 5 और 1 6/6। और क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है तो गुना 100 कर देना। इसको काटा 2 से
दो तियाँ 6, इसको काटा तो 50, तो 50 बटा वापस कितना आ गया 3, दैट इज इक्वल टू 16.66%। ठीक है, तो ऐसे इन प्रश्नों को हल किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास रीजनिंग क्या है। अब देखो रीजनिंग शुरू हो गया दोस्तों, ठीक है, ये मैथ था, अब रीजनिंग हमारा शुरू हो चुका है। बोलता है कि 4 शब्द दिए गए दिए गए हैं जिनमें से 3 इनसाइक्लोपीडिया शब्द है से जुड़े हैं और एक शब्द जो अलग है उस शब्द की तलाश करो, है ना, उस शब्द को पहचानो। मतलब तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जब भी इस तरह का शब्द दिया गया हो, बोलता है कि जो 3 शब्द हैं वो इसी से इसी के जो ये जो वर्ड्स हैं, ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं निकाल के बनाए गए हैं और एक शब्द ऐसा है जो इसके अल्फ़ाबेट से नहीं बना हुआ है, मतलब कुछ चेंज है उसमें, तो उसकी तलाश करनी हमने। देखो दोस्तों, जैसे हम देखो पेंसिल, पेंसिल देखो यहाँ पी है, यहाँ पी लिखा हमने, ई है, ई है, एन है, सी है, आई है, यहाँ से लिया गया, एल है, तो ये बना हुआ, ये बनता है। हमने वो ध्यान ढूंढना है जो नहीं बनता। देखो इसमें देखो एफ है यहाँ पे, कहीं पे देखो एफ यहाँ है नहीं, बाकी चाहे हो ना हो, देखो के भी तो नहीं है, तो मतलब ये जो शब्द है ये नहीं बन पा रहा इस एनसाइक्लोपीडिया के अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके। फोक शब्द जो है नहीं बना, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बनेगा और यही हमने क्या बताना है, आंसर के रूप में बताना है। बोला 3 का संबंध है इससे, लेकिन एक है जिसका संबंध नहीं है, तो वो कौन है, फोक। फोक शब्द का निर्माण एनसाइक्लोपीडिया के जो वर्ड्स हैं, जो आपके पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं, उनका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये आपका डिफरेंट हो गया, भिन्न हो गया, ठीक है, अलग शब्द हो गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो दोस्तों, ये कथन निष्कर्ष आया, न्याय निगमन से आया है, सिलोजिज्म जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। बोलता है कि कुछ ट्रिक क्या है, मैजिक है, सभी मैजिक सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैनारिक बनाते हैं इसे, क्या बोलता है, जो कुछ ट्रिक क्या है, मैजिक है, कुछ ट्रिक क्या है दोस्तों, मैजिक हैं, और सभी मैजिक क्या है, सभी मैजिक क्या है, सही है, राइट है, मतलब सभी मैजिक क्या राइट हैं। अब देखो अब क्या बोलता है अब इन निष्कर्षों के अनुसार हमें चलना है कि ये क्या ये निष्कर्ष दिए गए कथनों का अनुसरण करते हैं कि नहीं करते हैं। देखो क्या बोलता है कि सभी ट्रिक का सही होना एक संभावना है, सभी ट्रिक का राइट होना एक संभावना है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। देखो सभी मैजिक का ट्रिक होना एक सभी मैजिक का ट्रिक होना एक संभावना है। क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, पॉसिबिलिटी केस का क्या मतलब होता है, जब तो संभावना क्या होती है, एक बार इसको समझ लेते हैं पहले, है ना। देखो संभावना में क्या होता है दोस्तों, जो पॉसिबिलिटी केस होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है ना, उसको ऐसे सॉल्व किया जाता है कि जैसे भाई जो घटना प्रेजेंट टाइम पे नहीं हो रही है, जो घटना प्रेजेंट टाइम में नहीं होती है उसके बारे में आप संभावना में बात कर सकते हैं। जो घटना प्रेजेंट टाइम में हो रही होती है उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, संभावना में बात नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, रीजनिंग लिख रहा हूँ, मानव जैसे मैं आप यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, रीजनिंग लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ मैं। अब मैं बोलूँ कि अभी जेपी सर यहाँ पर रीजनिंग शब्द लिख रहे हैं, ऐसी संभावना है, तो भाई मैं तो लिख रहा हूँ ना, तो संभावना कहाँ से, तो एग्जैक्ट वर्ड है, डेफिनेट केस हो गया। बात समझ में आई? मतलब जैसे आप घर से बाहर निकले और बारिश गिर रही है आपके सर के ऊपर, सर के ऊपर क्या गिर रही है, बारिश। आपने छाता लिया हुआ है, ठीक है, आपने छाता लिया हुआ है और अब आप बोलते हो कि अभी बारिश होने की संभावना है। अरे भाई संभावना कहाँ से हो गई, बारिश तो गिर रही है आपके सर के ऊपर, ये घटना तो सही है, ये घटना तो हो रही है, तो इस घटना में पॉसिबिलिटी केस नहीं लग सकता। हाँ, धूप आ रही है, आपके ऊपर धूप गिर रही है, अब आप बोल सकते हो कि भाई संभावना है कि कुछ समय बाद बारिश हो जाए, संभावना है कि कुछ समय बाद क्या हो जाए, बारिश हो जाए, तो ये घटना सही हो जाएगी। संभावना में वो घटना क्या हो जाती है, सही। मतलब जब घटना जो घटना वर्तमान में नहीं हो रही होती है उस घटना को आप संभावना में जब भी बोलोगे वो क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, सही हो जाता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए पहले अरे गलत हो, यहाँ देखिए, यहाँ देखो, आप फिगर में देखो जरा, यहाँ क्या बोलता है प्यारे दोस्तों कि सभी ट्रिक, अच्छा इसको करने का दूसरा तरीका क्या है, जब भी आपके पास संभावना आ रखा होगा तो पहले संभावना को आपने नहीं पढ़ना है,
सबसे पहले देखना है कि जो बोल रहा है वो क्या सही है कि नहीं है। जैसे बोलेगा सभी ट्रिक सही हैं, ये पढ़ना है, सभी ट्रिक सही हैं, पर ये चेक करना ये है क्या, ऐसा सही हो रहा है क्या, फॉलो कर रहा है क्या इसको, कथन को। सभी ट्रिक सही है ऐसा फॉलो हो रहा है। सभी ट्रिक, देखो ट्रिक जो है, देखो दोस्तों, ट्रिक का कुछ पार्ट किस में जा रखा है, मैजिक में जा रखा है, और सारा का सारा मैजिक क्या है, राइट है, सारा का सारा मैजिक क्या सही है। तो मतलब जितना ट्रिक मैजिक के अंदर है उतना ही ट्रिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, मतलब कुछ ही ट्रिक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि सभी ट्रिक सही हैं, तो ये हो जाएगा गलत, ये क्या हो जाएगा, गलत। अब जब, क्योंकि यह घटना वर्तमान में घटित नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, अब आप इसे संभावना के साथ पढ़िए। अब इसको आप किसके साथ पढ़िए, संभावना के साथ, कि सभी ट्रिक का सही होना एक संभावना है। अब ये हो जाएगा सही, मतलब अब ये फॉलो कर रहा है किसका, स्टेटमेंट का। ठीक वही केस अभी आपने यहाँ पर संभावना को नहीं पढ़ना है, बिना संभावना इसको देखना है कि सभी मैजिक का ट्रिक होना एक संभावना है, नहीं संभावना नहीं पढ़ना है, सभी मैजिक ट्रिक हैं, सभी मैजिक, ये मैजिक जो है ट्रिक है, सभी का है, कुछ है ना, कुछ मैजिक ट्रिक है यहाँ पे, सभी नहीं है, कुछ मैजिक ट्रिक है, सभी नहीं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बिना संभावना के क्या है, गलत है। अब आप संभावना के साथ इसको देखिए, जब यह घटना वर्तमान में घटित तो नहीं हो रही है, अब हमने संभावना इसमें जोड़ दिया, क्या बोल दिया, सभी मैजिक का ट्रिक होने की संभावना है। अब ये क्या हो जाएगी, घटना सही हो जाएगी। मतलब कहने क्या, ये भी फॉलो हो रहा है और ये भी फॉलो हो रहा है, दिए गए कथनों को ये फॉलो कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा कि दोनों निष्कर्ष पहला और दूसरा सत्य है। ठीक है, ऐसे आपने प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, अगला फिर से वो ये देखो, उसी का है दोस्तों, कथन निष्कर्ष का क्या बोलता है, कुछ सुई, कुछ सुई क्या है दोस्तों, घड़ी है, कुछ सुई घड़ी है, और कोई सुई नहीं है क्या, दीवार, कोई सुई क्या नहीं है, दीवार नहीं है। ठीक है, क्या बोलता है यहाँ पे देखो, निष्कर्ष क्या हो, सभी दीवार घड़ी हैं, सभी दीवार घड़ी हैं, कहाँ से हो जाएंगी, गलत जवाब है, नहीं हो सकती। ठीक है, अगला देखो, सभी घड़ियाँ, अब जो यहाँ संभावना आ रखी है ना, तो पहले आपने इसको बिना संभावना के इसको पढ़ना है, हमेशा ध्यान रखना इस ट्रिक का है ना। सभी घड़ियाँ सुइयाँ हैं, ये सभी घड़ियाँ सुई हैं, ऐसा पढ़ो इसको, सभी घड़ियाँ सुई हैं, जो घटना प्रेजेंट टाइम है, एग्जैक्ट वर्ड में जो हम बोल रहे हैं, सभी घड़ियाँ सुइयाँ हैं, सभी घड़ी सुई हैं क्या, यहाँ तो कुछ घड़ी सुई हैं भाइयों, क्या है, कुछ घड़ी क्या है, सुई हैं। अगर बोलता है कुछ घड़ियाँ सुई हैं तो हो जाता सही, तो इसने बोला सभी, सभी तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, गलत है। अब हम इसको संभावना के साथ पढ़ेंगे, अब हम संभावना जब साथ पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा सही। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें इसको कहने का मतलब बताता हूँ जाओ, इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा फॉलो करता है। ठीक है, ये उसका सही हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जब दिया गया निष्कर्ष बिना संभावना के सही हो, तो संभावना के साथ उसे देखने पर वह हो जाएगा गलत। मतलब घटना प्रेजेंट टाइम में घट रही है तो संभावना में उसे नहीं बोला जा सकता। ठीक है, दूसरी बात क्या है, जब कोई घटना वर्तमान में नहीं हो रही है अर्थात बिना संभावना के गलत है, तो संभावना उसमें जोड़ देने पर वो हो जाएगा सही। समझ गए बात को, चलिए अब आप समझ चुके हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर देखो दोस्तों, ये गणितीय संक्रियाओं से आया हुआ, मैथमेटिकल ऑपरेशन से आया हुआ है। बोलता है जहाँ पी होगा उसको माइनस मतलब होता है, जहाँ क्यू का अर्थ है गुणा, आर का अर्थ है भागा, एस का अर्थ है प्लस, तो दी गई समीकरण का मान क्या होगा। देखो भाई 14, पी क्यू का मतलब क्या है, गुणा, गुणा है, लिख दिया 3। पी का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है दोस्तों, माइनस 12। फिर एस का मतलब क्या है, एस 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 ढूंढो यहाँ पे, प्लस करते हमने 4। अब आर का मतलब क्या है, आर आर आर, देखो आर का मतलब क्या, भागा, डिवाइड करना है, डिवाइड कितना करना है, 2। इसको जब बोर्ड मास हम करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, देखो गुणा और डिवाइड दूर दूर है तो कर सकते, 4 42 हो जाएगा, -12 प्लस भाग दिया तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा कितना, 10 है ना, 42 से 10, और 42 में से गया तो कितना आ जाएगा, 42 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा, 32, और 33 लिखिए, 32 कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 है ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया हुआ है, देखो तो ये क्वेश्चन आया दोस्तों हमारा डिस्टेंस से। किससे आया है, डिस्टेंस मतलब रीजनिंग का दिशा एवं दूरी वाले चैप्टर से आया हुआ है। अब बोलता क्या है प्रश्न, एक बच्चा अपने पिता को ढूंढ रहा है। देखो दोस्तों, ये प्रवक्ता लेवल का प्रश्न है, मतलब ये प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है हमारा, वो कैसा चल रहा है,
प्रवक्ता स्क्रीनिंग के सिलेबस मतलब पीसीएस रैंक का चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन आपके पास थोड़ा मुश्किल भी हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चन आसान भी हो सकते हैं। तो मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू इजी, या मॉडरेट टू इजी हो सकता है, इजी टू मॉडरेट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या बोलता है, एक बच्चा क्या है अपने पिता को ढूंढ रहा है, वह दाएं मुड़ने से पूर्व मतलब पहले 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है। अब यहाँ देखो, मान लेते हैं यहाँ पर वो बच्चा था, ठीक है। अब यहाँ पर अब बच्चा ढूंढ रहा है कितने, किसको, अपने पिताजी को। अब उसे क्या करना, दाएं मुड़ना था। अब दाएं मुड़ना, अब देखो यहाँ पे खड़ा होगा, है ना, जैसे यहाँ पे खड़ा है, दाएं मुड़ तो नीचे जाएगा, बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा, ऐसा है ना। तो यहाँ पे खड़ा व्यक्ति अब क्या बोलता है, दाएं मुड़ने से पहले वो 90 मीटर चला, पहले कहाँ, पूरब की ओर। तो पहले 90 गया और अब दाएं मुड़ेगा, अब मुड़ेगा दाएं, ये 90 चल गया, समझ गए बात को। अब यहाँ पर पहुँच गया, अब 90 मीटर पूर्व की ओर चलता है, वह दोबारा दाएं मुड़ने से पूर्व। अब देखो भाई, दाएं मुड़ने से पूर्व, पहले तो मुड़ गया यहाँ पर, दोबारा दाएं मुड़ने से पूर्व 20 मीटर चलता है। पहले ये दाएं मुड़ा तो यहाँ पर 20 चल गया, ये देखो 20 मीटर चल गया। अब यहाँ से फिर से दाएं किधर, इधर है, अब दाएं मुड़ गया, ये मुड़ गया, दाएं मुड़ने से पूर्व 20 मिनट चलता है ताकि वह अपने अंकल के घर जा सके, जो कि इस बिंदु से 30 मीटर दूरी, इस बिंदु से कितना दूरी पे है, इस बिंदु से 30 मीटर की दूरी, यहाँ मान लेते हैं 30 मीटर की दूरी पर। यहाँ पर उसका अंकल का घर है भाई, यहाँ पे किसका घर है, अंकल का घर है, ठीक है। उसके पिता वहाँ नहीं है, यहाँ पर भी उसने देखा तो पिता नहीं है। यहाँ से वह गली में अपने पिता से मिलने से पूर्व, अब कहीं गली है, गली में जाने से पूर्व क्या होता है, 100 मीटर चलता है, कहाँ, उत्तर की ओर। तो ये उत्तर कहाँ, ऊपर की ओर होगा इसका, तो उत्तर ये चलो, देखो ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 80, यहाँ से यहाँ तक, समझ बात को। ये 20 है, क्योंकि ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। देखो ये वाला 20, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 100 चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना चल रहा है दोस्तों, पूरा 100 चल रहा है। और यहाँ इतना क्या है, 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, 80, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पहुँच गया वो, ठीक है, 100 मीटर चलता है ताकि, अच्छा, लड़का अपने पिता से आरंभ, अब यहाँ पे वो मिल गया अपने फादर से। अब क्या बोलता है प्रश्न, आरंभिक बिंदु कौन सा था, यहाँ से वह अपने पिता से आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर मिलता है। तो यहाँ देखो ये 80 है, अब यहाँ से यहाँ तक ये देखो 30 है दोस्तों, और यहाँ से यहाँ तक कितना, ये 90 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 30 है, तो यहाँ कितना बचा, 60 बचा, कितना बचा, 60 बचा। अब हमें बताना ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस, तो ये वाली डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, ये ए मान लो इसको, ये बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, तो वही ए सी का स्क्वायर बराबर, तो ए सी का स्क्वायर बराबर डायरेक्ट कर लो सीधा सीधा, ए बी का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, ये वाला 80, ये वाला है ना, तो ये हो जाएगा 6 छक्का 3600 प्लस 8 8 6400, तो ये हो जाएगा ये इतना अंडर रूट, ठीक है, 10,000 हो जाएगा। इसको अंडर रूट निकालें तो कितना हो जाएगा, 100, तो 100 मीटर, तो 100 मीटर दूरी पे मिला भाई अपने वो फादर, 100 मीटर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखो दोस्तों दिशा वाले जो प्रश्न होते हैं इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आज्ञा पालन करना होता है, बस, और कुछ नहीं होता है इन प्रश्नों में, ठीक है। जैसे जैसे बोला हुआ है वैसे वैसे आपने करते जाना है और प्रश्न सॉल्व हो जाता है। इसका आंसर कितना है, 100। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये रीजनिंग से आया हुआ है, बोलता है इंटरनेशनल शब्द है आपके पास, इंटरनेशनल के प्रत्येक व्यंजन, अब व्यंजन आप जानते हैं, सारे स्वर क्या होते हैं दोस्तों, स्वर वोवेल्स, स्वर होते हैं आपके, वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू, ये आपके स्वर होते हैं, बाकी आपके बच के वो होते हैं आपके व्यंजन। तो बोलता है जब प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पूर्ववर्ती अक्षर से तथा प्रत्येक स्वर मतलब वोवेल्स को परिवर्ती मतलब बाद वाले, जब व्यंजन आएगा तो उसके व्यंजन के पहला जो वर्ण होगा उससे बदल देना है, और जब स्वर आएगा तो उसके बाद वाले परिवर्तन में बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर देना है, और तब बोलना है कि बाएं से नौवां अक्षर कौन सा है। बाएं से नौवां अक्षर कौन सा है। देखो दोस्तों, इसको करने का शॉर्टकट मेथड क्या है, प्रत्येक वर्ण को चेंज करने की आवश्यकता आपको नहीं है। करना क्या चेंज है, देखो पहले आपने पहले जो बोला हुआ बाएं से क्या बोला, नौवां अक्षर, उसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवां अक्षर कौन आया दोस्तों, आई। या फिर से गिन लेते, सही है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवां अक्षर कौन आया, आई आया। ये क्या है,
एक स्वर है, वो स्वर के लिए क्या बोला हुआ है, उसे परिवर्तित मतलब बाद वाले वर्ण से तो उसे बदल देना। तो आई के बाद क्या आता है मेरे भाइयों, जे। बस आंसर हो गया। तो 9वां वर्ण क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। दैट इज योर आंसर ए। ठीक है, तो ऐसे इसको करना है। अगर आप प्रत्यय को बदलते तो बहुत सारा टाइम आपके यहाँ पे खराब कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया दोस्तों हमारे पास बैंगल। एक शब्द है बैंगल, यहाँ पे लिख देते हैं बैंगल। बोलता है क्या में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में उसके दो अक्षरों के बीच आगे और पीछे दोनों दिशाओं में शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में होते हैं। दोस्तों जैसे मैं ए बी सी डी ई एफ लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ। देखो ए और डी के बीच में कितने वर्ण हैं, यहाँ पे दो वर्ण हैं। इसी तरह से यहाँ जैसे बी और ए है ना, तो इनके बीच में भी कोई वर्ण वर्ण नहीं होना चाहिए। जैसे बी और एन जी हम देखते हैं, तो बी और जी के बीच में यहाँ पर उतने ही वर्ण होने चाहिए जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होंगे। अगर बी और जी के बीच में उतने ही वर्ण हो जाएंगे जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं तो ये क्या बन जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, और आपने क्या देखना होता है इसको, राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड दोनों मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट, दोनों दिशाओं में आपने चेक करना होता है इसको। तो देखो कैसे करना होता है इसको, अरे यार कैसे करना होता है इसको, इसको कैसे करना है देखो। आपने जैसे बी आ रहा है तो बी से आगे पढ़ना, जैसे कोई शब्द मिल जाए उसको पेयर बना देना आपने, है ना। देखो बी से बी सी डी ई एफ जी, कोई मैचिंग का वर्ड मिला ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो कोई मिला ही नहीं। आगे से ए बी सी डी ई, ये मिल गया एक पेयर, है ना। अगला देखो एन एन ए बी बी हो गया, एन ओ पी क्यू नहीं मिला, एफ जी एच आई नहीं मिला, एल एम नहीं मिला। अब यहाँ से देखना तो राइट से भी लेफ्ट की तरफ देखना वैसे, है ना। ई एफ जी, ये देखो ई, जैसे ई और जी के बीच में एक वर्ण होता है अंग्रेजी वर्णमाला में भी, यहाँ पे भी क्या है, एक ही वर्ण है। तो ई एफ जी एच आई जे नहीं है, तो अब एल से चलना है। एल एम एन, ये देखो एल एम एन, देखो एल और एम के बीच, एल और एन के बीच में एक ही वर्ण होता है। ये जरूरी नहीं कि दोस्तों सेम वर्ण होना चाहिए, कोई भी वर्ण हो, लेकिन उतने ही वर्ण होने चाहिए जितने कि रियल अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, जो हमारी क्रमवाइज वर्णमाला है। तो यहाँ पे देखा एल एम एन एक पेयर बन गया, एल एम एन ओ पी नहीं है, जी ई एफ जी एच आई जे एन ओ पी ए बी, यहाँ तो ए बी यहाँ पे मिल गया। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें कितने पेयर मिल गए हमें, 1 2 3 4, 4 पेयर मिल गए। कितने पेयर ऐसे हैं, 4। देखो 2 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हमें 4, 3 से अधिक मिल गया। वो कितने मिले, 3 से अधिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दोस्तों रैंकिंग से आया हुआ, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 30 बच्चों की एक कक्षा में शरण शीर्ष से 9वें रैंक पे है। सर ये देखो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे शरण का देखें हम लोग, तो ऊपर से कौन से रैंक पे, ये 9वीं रैंक पे कौन है, शरण। ठीक है, मनीष शरण से 5 रैंक नीचे है, नीचे मतलब और नीचे इधर को है कहीं, इधर मान लेते यहाँ पे कहीं, कौन है ये, मनीष। ठीक, कितने रैंक आगे, 5 रैंक आगे। तो 9वीं रैंक पे ये है, तो 5 रैंक और आगे, मतलब 9 और 5 14। 14वीं रैंक पे कौन है आपके, कौन है, मनीष है। ठीक है, तो बोलता है कि मनीष का देखो ऊपर से ये कौन से रैंक पे है, ऊपर से ये है कौन से रैंक पे, ये वाला रैंक 14 है। तो अब बताना है नीचे से ये कौन से रैंक है। तो देखो टोटल स्टूडेंट कितने हमारे पास, 30 हैं। अब एक साइड से हमें इसकी क्या मिल गई, लेफ्ट हैंड साइड से एक हमें स्थान मिल गया इसका। अब राइट हैंड साइड से देखना, मतलब नीचे से देखना है। तो आपने क्या करना है, जो टोटल बच्चे उनमें से उसका एक साइड का रैंक घटा देना है। तो यहाँ बचा हमारे पास 6 और ये 16, और उसमें एक प्लस कर देना, तो आ जाएगा 17। तो 17 हो जाएगा यहाँ से वो ऊपर की तरफ। तो आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। देखो दोस्तों ये वेन आरएक्स से आया हुआ क्वेश्चन है, वो वेरी इंपॉर्टेंट। बोलता है त्रिभुज बच्चों को दर्शाता है, वृत्त ग्रामीण को दर्शाता, ग्रामीण जनसंख्या को दर्शाता, आयत स्कूल जाने वाले छात्रों को जनसंख्या को दर्शाता है, और लड़कों को दर्शाता है। प्रश्न पूछा गया इसमें क्या, कि स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण लड़कों को, स्कूल नहीं जाने वाले ग्रामीण लड़कों को किस संख्या द्वारा निरूपित किया जा सकता है या किया गया है। देखो भाई स्कूल वाले बच्चे कौन है,
ये वाला वर्ग जो है हमारे पास, ठीक है, ये स्कूल जाने वाले लोग हैं। तो इसकी रेंज में जो भी पढ़ेगा सब स्कूल जाएंगे, तब चाहे वो लड़के हों, चाहे ग्रामीण हों, चाहे बच्चे हों, ठीक है। इस आयत के बाहर जो भी होंगे वो स्कूल नहीं जाने वाले लोग होंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखना, ग्रामीण होना चाहिए और लड़के होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखो ग्रामीण ये वाला वृत्त है, और क्या है, लड़का ये वाला आयत है, ये वाला, एक मिनट, ठीक है। तो ये वाला देखो यहाँ पर 8 क्या इनमें कॉमन आ गया, 8, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे स्कूल नहीं जाना, लेकिन क्या बोला हुआ है, ग्रामीण लड़कों को दर्शाता है। तो ग्रामीण लड़के होना जरूरी है, लेकिन अगर कोई और भी हो रहा होगा वो, तो वो भी चलेगा। तो बच्चे भी बन रहा होगा तो वो भी चलेगा। तो बच्चे भी तो यहाँ क्या बन रहे हैं, लड़के और ग्रामीण तो जरूर हैं, लेकिन साथ में बच्चे हैं, तो 2 ये हो जाएगा। तो 8 और 2 हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी। आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो त्रिभुजों की गिनती, काउंटिंग फिगर्स आया हुआ है दोस्तों, त्रिभुजों की गिनती कीजिए। तो हमेशा ध्यान रखना आप लोगों ने, जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे ये ट्रायंगल हमारे पास, ये वाला ट्रायंगल है, इसमें कितने त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज है। अब मैंने इसको पेट फाड़ दिया, तो कितने त्रिभुज है, 1 2 और एक के बाहर से 3, ठीक है। इसको कैसे गिनना, 1 और 2, इन दोनों को 1 + 2 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 3, और 3 तो त्रिभुज है। तो वैसे यहाँ भी करना आपने, तो 1 2 3 और 4, पहले इसकी नंबरिंग कर देनी है, और जितने भी नंबर आपने लिखे इन सबको जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 दैट इज इक्वल 7, और 7 10, 10 हो गया। ये वाले त्रिभुज हो गए 10। अब देखो एक मंजिल और भी चढ़ा रखा, तो ये वैसे होगा 1 2 3 4, तो 10 यहाँ हो जाएंगे और 10 यहाँ हो जाएंगे, तो +10 और हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 20। तो 20 आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों ये वाला जो चीज़ देखो, ये क्या, ये 4 भुजाओं वाला है, ये चतुर्भुज है, ठीक है। हमें त्रिभुज बनाना है, तो 10 आपके नीचे वाले में हो गया और 10 आपके ऊपर वाले में हो गया, तो कुल मिला कितने हो गए, 10 10 20, दैट इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्लॉक से आया हुआ क्वेश्चन है, बोलता है क्या, 4 और 5 के बीच में कब दोनों सुइयां मिलेंगी, साथ होंगी, कब दोनों सुइयां क्या होंगी, साथ होंगी। देखो घड़ी में रहा, साथ होने का मतलब क्या है दोस्तों, दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल होगा। अगर आपने मेरा वीडियो क्लॉक पे नहीं देखा हुआ है तो कृपया, मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप रीजनिंग का टॉपिक, रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ ढूंढिए क्लॉक, ठीक है। तो उसमें मैंने पूरा रीजनिंग पढ़ाया हुआ है, पूरा पूरा एकदम, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। देखो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है, ये 2 है, और ये 1 है, ये 12, ठीक है। यहाँ पे देखो जब भी इस तरह का प्रश्न आता है तो जिससे कहा जाता है, कहाँ शुरुआत, कहाँ, 4 से, तो 4 पे घंटे वाले सुई को फिक्स कर दीजिएगा हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पे मिनट वाला सुई है। अब मिनट वाला सुई जब आएगा तो इसके ऊपर ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल मिलेगा और ये दोनों मिल जाएंगी, बात समझ में आई, मिल जाएंगे। तो देखो कितनी देर बाद मिली, कितनी देर बाद मिली, 20 मिनट बाद। कहने का मतलब क्या है, लगभग 4:20 पे क्या होगा, घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 0 डिग्री के एंगल पर होंगी। और इसमें जब आप ये टाइम निकालो, इसमें आपने हमेशा 12/11 का मल्टीप्लाई कर देना है, जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखो 4 इसमें नहीं करना आपने, 20, इसको 12 दिन 24, 240 डिवाइड बाई 11, इसको भागा 4 इसको देखेंगे भाई, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 एकम 11, 11 और 9 20/11 मिनट। इतने समय पर क्या होगा प्यारे दोस्तों, दोनों सुइयां 4:21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी, मतलब संपाती होंगी, मतलब ओवरलैपिंग करेंगी। बात समझ आई। तो 4:21 सही, इतना कोई ऑप्शन है, देखो ये है 4:21 से 11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में क्या होंगी, ओवरलैप करेंगी, दोनों मिल जाएंगी, दोनों 0 डिग्री के एंगल पर होंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो आपका एक कैलेंडर से आया हुआ है, बोलता है कि मुकेश 11 दिन पहले सिनेमा देखने गया, वह केवल रविवार को जाता है। तो बताओ आज सप्ताह का कौन सा दिन है, आज यहाँ पर, और 11 दिन पहले यहाँ पे था, ये 11 दिन पहले यहाँ पे था। तो यहाँ पर देखो प्रति रविवार को जाता है, मतलब 11 दिन पहले गया तो यहाँ भी रविवार ही रहा होगा, क्योंकि रविवार के दिन ही जाता है। हमें पता है दोस्तों, प्रत्येक 7 दिन बाद, जैसे आज मंडे है तो ठीक 7 दिन बाद भी मंडे ही आएगा। तो यहाँ से देखो 11 दिन पहले तो हमें वर्तमान माना है, तो देखो 11 दिन में यहाँ 7वां दिन माना ये है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, रविवार आएगा, क्या आएगा, रविवार आएगा। अब हमें 4 दिन आना है, 4 दिन तो बचे हुए, तो 1 2 3 4, तो देखो ये रविवार है, सोम मंगल बुध और ये
बृहस्पति मतलब थर्सडे। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई बोल रहा है कि एक घड़ी में 5 बजकर 50 मिनट हो रहे हैं, 5 बजकर 50 मिनट हो रहे हैं, तो बताओ घंटे और मिनट की सुई के बीच का कितना डिग्री का कोण होगा। देखो इसको करना कैसे है, हमें पता है कि जो मिनट की सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और जो घंटे की सुई होती है दोस्तों वो 1 मिनट में हाफ एंगल बनाती है। ठीक है, अब पहले हम मिनट की सुई की बात करें, अगर घंटे की सुई बात करें तो 5 घंटे बीत चुके हैं और साथ में 50 मिनट बीत चुके हैं, तो 5 घंटे मतलब 1 घंटे में हमारे घंटे की सुई जो है बनाती है दोस्तों कितना डिग्री, 30 डिग्री बनाती है। तो 5 घंटे में कितना बनाएगी, 5 तियाँ 15, 150 बना दिया, प्लस 50 मिनट बचे हैं, तो 1 मिनट में आधा बनाती है, तो 25 मिनट कितना बनाएगी, 25 का आधा कितना, तो 25, 50 का आधा 25 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 175, 175 आपने किसने बना दिया एंगल, ये घंटे की सुई ने बनाया। मिनट की सुई ने कितना बनाया, देखो मिनट सुई ने कितना बनाया, 1 मिनट में 6, तो 50 मिनट 6 5 30, 300, तो इसको आप घटा दो तो ये 5 बचा, 9 में से तो 2 बचा है ना, तो ए 2 में से तो 125 कौन सा आंसर ऑप्शन है आपका, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको दोस्तों थीटा बराबर 11/2 m-30h से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पर m मतलब होता है मिनट और h मतलब होता है दोस्तों आवर, तो यहाँ पे आवर ये है 5 घंटे और ये है मिनट, तो 50 को आपने यहाँ पर रखना है और 5 को आपने यहाँ पे गुणा कर देना, और आपका फिर से 125 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये श्रृंखला से आया हुआ है, बोलता है निम्नलिखित स्थान पे क्या क्या आएगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न होगा दोस्तों, उसको आपने हमेशा क्या करना है, पहले काउंट कर लेने टोटल कितने हैं। इसको करने का ट्रिक क्या है, सबसे पहले काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल कितने हैं, ये 15। अब इनके पेयर बनाओ, तो 5 गुना गया 3, ये तो 5 के पेयर होंगे दोस्तों, या तो 3 के पेयर होंगे। तो अगर हम 5 के पेयर करके देखें तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 का 1 2 3 4 5, ये 5 पेयर। अब यहाँ पर बी सी, यहाँ पे इसका ग्रुप बनाना है हमें, तो कुछ यहाँ पे पता नहीं लग रहा है ना, बी सी, फिर यहाँ इसको रखता हूँ ए, बी सी ए ए, बी सी ए ए, ऐसा बन रहा है बी सी ए ए। अब यहाँ पे आएगा बी, अब बी ए बी सी, ये थोड़ा टफ हो रहा है करने के लिए है ना, तो अब हम क्या करते हैं दूसरा पेयर, 3 का पेयर बनाते हैं इसमें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 का पेयर बना। देखो बी सी, एक मिनट है, बी सी ए मेरे यहाँ पर रखता हूँ अगर माना बात, तो बी से चलेंगे, देखो ए बी और सी होता है ना, तो ए बी सी चलेंगे, और हम बी से शुरू करेंगे तो बी सी तब ए आएंगे। ठीक है, अगर ए से चलेंगे तो ए, अगर सी चलेंगे तो सी, अगर हम बी से चल रहे हैं तो बी से शुरुआत करते तो बी सी ए होता है, अगर हम सी से शुरुआत करते हैं तो सी ए बी होता है। समझे बात को, तो इस तरह से आप इसका क्रम देखो, तो बी सी ए चला, अब क्या है बी यहाँ पे सी ए बी, अब सी से चलेंगे तो सी ए बी हो जाएगा, अब ए से चलेंगे तो ए बी से तो है यहाँ पे, तो ए बी सी, अब बी से चलेंगे तो बी सी ए, अब सी से सी ए बी। अब देखो ये ग्रुप देखो, तो ए बी सी ए, कहीं है विकल्प देखो जरा, ए बी सी ए बी सी ए, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ बात को, तो इस तरह का लॉजिक चलता है, ए से काउंटिंग शुरू होगा तो ए बी सी चलेगा, अगर बी से काउंटिंग शुरू होगा तो बी सी ए चलेगा, तीनों वर्ण हमारे ए बी सी तो है, अगर ये सी से काउंटिंग करो सी ए बी हो जाएगा, तो इस तरह से काउंटिंग चलती है यहाँ पे, इस तरह ग्रुप बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला कोई लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आया हुआ है दोस्तों दिशा से आया हुआ है ये, तो एक दिन मैं और आप सुबह के वक्त आपस में एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। देखो दोस्तों, जब आमने सामने बात होती है तो आपका फेस और दूसरे का फेस आमने सामने होता है, ऐसा होता है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है, जिससे अब आमने सामने बात कर रहे हैं यहाँ देखो, तो किसी भी दिशा में हो सकते हो है ना, लेकिन क्या बोलता है सुबह का वक्त है ना, जिससे मेरी छाया, अब छाया की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेरी छाया दाईं ओर पड़ रही थी। ये देखो छाया कॉन्सेप्ट है, छाया का कॉन्सेप्ट देखो भाई, जब सूर्य का उदय होने का सब देखो, सूर्य हमेशा पूर्व में उगता है दोस्तों, और पश्चिम में क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। सूर्य पूर्व में उगता है और अस्त हो जाता है।
अब मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग का टाइम मतलब सूर्योदय का जब समय होगा तो कोई भी व्यक्ति किसी भी दिशा में गतिमान होगा, किसी भी दिशा में गतिमान होगा, किसी भी दिशा में गतिमान होगा, तो छाया हमेशा पश्चिम की ओर जानी है। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। दूसरी बात, मान लेते हैं कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, ये बात यार ध्यान रख लिया आपने कि किसी भी दिशा में जाएगा तो छाया कहाँ जानी, पश्चिम में जानी है। अब आदमी से कंपेयर करते हैं, मान लेते हैं कोई आदमी पूर्व दिशा में जा रहा है, सूर्योदय का समय है। कौन सा समय? सूर्योदय का समय है। जब सूर्योदय का समय इस तरफ जा रहा है तो छाया कहाँ जानी है? पश्चिम, मतलब उसके पीठ पीछे जाएगी। जब कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय पश्चिम दिशा में जा रहा है तो उसके छाया कहाँ जाएगी? उसके आगे पड़ेगी। और कोई व्यक्ति सूर्य उदय के समय उत्तर दिशा में जा रहा था, उसका लेफ्ट हैंड इधर है और राइट हैंड किधर है? इधर है, तो छाया हमेशा पश्चिम जानी है। और सूर्योदय का समय है तो छाया कहाँ जाएगी? इसके ठीक बाईं ओर। अब जब सूर्योदय का समय है और व्यक्ति कहाँ है? व्यक्ति कहाँ है? दक्षिण की ओर जब गति कर रहा है तो छाया उसके कहाँ जाएगी? दाईं ओर। क्यों जाएगी दाईं ओर? क्योंकि छाया हमेशा कहाँ जाती है? पश्चिम की ओर। अब यहाँ छाया कहाँ जा रही है? दाईं ओर जा रही है। दाईं ओर जाने का मतलब क्या है दोस्तों? सूर्य यहाँ है, सूर्य कहाँ है? यहाँ है। यहाँ बोलती है मैं और आप आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जिससे मेरी छाया, मतलब मेरी, मतलब मैं ये हूँ, ये मैं है और ये कौन है? आप है, ये इधर। तो मैं इधर लिख दिया ये, ठीक है। तो ये आमने सामने बात कर रहे हैं। तो देखो भाई, सूर्य यहाँ से जल रहा है तो इसकी छाया कहाँ जाएगी? अब राइट पड़ेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है? अब आमने सामने हो गए ये लोग। बोलता है क्या? आप किस दिशा की ओर देख रहे हैं? तो ये किस दिशा की ओर देख रहे हो? जब ये दक्षिण की ओर जा रही होगी, दक्षिण की ओर देख रही होगी, तभी तो छाया राइट हैंड पड़ेगी। और जब ये दक्षिण की देख रहा है तो ये उसकी ऊपर की तरफ देख रहा है, तो मतलब ये उत्तर देख रहा है। उत्तर दिशा कौन सी है? आंसर कौन जाएगा आपका? सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, छाया का कॉन्सेप्ट आपने ध्यान से देखना है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न ऐसे हल करना है, ठीक है दोस्तों। आज यहीं रखते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट किया होगा, और करना दोस्तों आप इसको, है ना। और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे इस चैनल को, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और आशा करता हूँ दोस्तों कि इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और लाइक कीजिए। और इसमें कोई दिक्कत, कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कीजिए, है ना, अगर आपको पसंद आता है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज यहीं रखते हैं, और अब मिलेंगे आपको दोस्तों पार्ट 4 में इसका, जो हम प्रैक्टिस सेट जो 4 हम